नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो यूआरएससी डीसी मशीन का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन एसी कंपेयर टू डीसी मोटर इज प्रिफर्ड। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के चलते एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को ज्यादा पसंद किया जाता है? ए लो स्पीड ऑपरेशन, बी हाई स्पीड ऑपरेशन, सी वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन एंड डी कॉन्स्टेंट स्पीड ऑपरेशन। दोस्तों एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को ज्यादा इसलिए प्रेफर करा जाता है क्योंकि इसमें हमें एक अच्छा वोल्टेज कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि जो स्पीड होती है डीसी मोटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाई वोल्टेज की। तो इसलिए हमें डीसी मोटर को काफी ज्यादा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी वोल्टेज। दूसरा, डीसी मोटर में हमें वाइड स्पीड रेंज देखने को मिल जाती है। और तीसरा, डीसी मोटर एज कम्पेयर टू एसी मोटर फास्ट रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि दोस्तों डीसी मोटर जैसे कि हमने पहले पॉइंट में बताया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। तो जब हम वोल्टेज को वेरी करते हैं तो डीसी मोटर का रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू एसी मोटर काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो हम डीसी मोटर को ज्यादा प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस टेबल में दोनों मोटर यानी कि एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों के मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखे हुए हैं। एसी मोटर वो मोटर होती है दोस्तों जो एसी पे चलती है, और डीसी मोटर वो मोटर होती है जो डायरेक्ट करंट पे चलती है। पहला पॉइंट, एसी मोटर दो टाइप की होती है, एक होती है इंडक्शन मोटर और दूसरी होती है सिंक्रोनस मोटर। डीसी मोटर भी जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है डीसी मोटर विद ब्रशेस और एक होती है डीसी मोटर विदाउट ब्रशेस, जिसे हम बीएलडीसी मोटर भी बोलते हैं। एसी मोटर का इनपुट करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, वही डीसी मोटर में हमें इनपुट करंट डीसी देना पड़ता है। ऑल्दो हम डीसी मोटर को एसी सप्लाई के साथ रन तो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। एसी मोटर में कम्यूटेटर और बसेस नहीं लगे होते हैं, इसलिए एसी मोटर में कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। वहीं डीसी मोटर में कम्यूटेटर और ब्रश का इस्तेमाल होता है, तो डीसी मोटर में हमें फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। एसी मोटर को हम सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई के साथ रन कर सकते हैं, लेकिन डीसी मोटर को केवल हम सिंगल फेज सप्लाई के साथ ही रन कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, लेकिन सिंक्रोनस एसी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, और डीसी मोटर हमेशा सेल्फ स्टार्टिंग नेचर की होती है। आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, एसी मोटर में आर्मेचर स्टेशनरी होता है और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। अगर हम वही बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में आर्मेचर रोटेट करता है, वहीं मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी रहता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्टेटर की बात हो रही है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 9 है स्पीड कंट्रोल। एसी मोटर की अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो ज्यादातर हम क्या चीज चेंज करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। अगर हमें डीसी मोटर में स्पीड को चेंज करना है तो हम या तो उसमें वोल्टेज चेंज कर सकते हैं या हम आर्मेचर वाइंडिंग के करंट को चेंज कर सकते हैं। लोड चेंज की बात करें तो एसी मोटर का रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू लोड चेंज काफी ज्यादा स्लो होता है, और डीसी मोटर का रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन लोड काफी ज्यादा फास्ट होता है। क्योंकि दोस्तों एसी मोटर में ब्रशेस और कम्यूटेटर नहीं होते हैं, उसकी मेंटेनेंस कम होती है, तो इसी वजह से एसी मोटर एज कम्पेयर टू डीसी मोटर काफी ज्यादा बार यूज हो सकती है, यानी कि उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, क्योंकि दोस्तों एसी मोटर में इंडक्शन लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं, और इंडक्शन लॉसेस की वजह से क्या होता है, इसका पावर फैक्टर एसी मोटर का लैगिंग होता है और इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। डीसी मोटर की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू एसी मोटर अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों डीसी मोटर में इंडक्टेंस नहीं होता है। एसी मोटर की रिक्वायरमेंट वहां होती है जहाँ पे हमें हाई स्पीड की जरूरत हो और वेरिएबल टॉर्क की जरूरत हो। डीसी मोटर की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है जहाँ पे हमें वेरिएबल स्पीड की जरूरत हो और हाई टॉर्क की जरूरत हो। सो दोस्तों ये तो कुछ डिफरेंसेस बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी मोटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक जनरेटर की लोड इन वोल्टेज 230 वोल्ट है तथा मानी गई वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो वोल्टेज नियंत्रण क्या होगा? द नो लोड वोल्टेज ऑफ अ जनरेटर इज 230 वोल्ट एंड द रेटेड वोल्टेज इज 200 वोल्ट, देन द वोल्टेज रेगुलेशन इज ए 5%, बी 20%, सी 10% एंड डी 15%। दोस्तों डीसी मशीन का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। अब क्वेश्चन में नो लोड वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 230 वोल्ट दिया हुआ है। फुल लोड वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट दिया हुआ है, और हमें अपॉन में फुल लोड वोल्टेज लेके चलना है। तो 230 माइनस 200, 30 अपॉन में 200, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.15, और हमें इसको परसेंटेज में निकालना है तो 0.15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 15%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15%। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश के लिए मोटर प्रारंभक अनिवार्य है। मोटर स्टार्टर आर एसेंशियली यूज्ड फॉर ए टू एस्केलेट द मोटर, बी स्टार्टिंग द मोटर, सी अवॉइडिंग एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट एंड डी प्रिवेंटिंग फ्यूज ब्लोइंग। दोस्तों मेन एडवांटेज ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो एक्सेसिव
एक्सेसिव करंट को डीसी मोटर में बहने से रोकती है। जब हम डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो वो काफी ज्यादा हाई करंट को खींचती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है और पावर सप्लाई पे भी ओवरलोड पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वोल्टेज में हल्का सा वेरिएशन आता है। वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि डीसी मोटर ने काफी ज्यादा करंट को खींच लिया है। तो स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर इसी इनिशियल सर्ज ऑफ करंट को कंट्रोल करता है ताकि मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम दोनों प्रोटेक्ट रह सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवॉइडिंग एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ डैश पर आश्रित रहता है। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ its turn, B change of flux linked with it, C time taken to change the flux, and D all of the above। दोस्तों इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है -n मल्टीप्लाई में डेल फाई अपॉन में डेल टी। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। डेल फाई क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टार्टिंग फ्लक्स डेल फाई 1 माइनस डेल फाई 2, तो ये क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और डेल टी क्या है, टाइम टेकन फॉर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने समय में चेंज हुआ वो बताता है डेल टी। तो डेल टी क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। तो ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, जितना ज्यादा कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। और दोस्तों ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितनी तेजी से एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक सर्किट में इंड्यूस होगा तो उतना ही अच्छा हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। और ईएमएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फास्टली मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा उतना ही अच्छा ईएमएफ होगा। सो दोस्तों जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, वो चेंज इन फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, वो टाइम टेकन पे भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीसी जानित्र में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र है। द फॉर्मूला टू फाइंड EMF इंड्यूस इन अ डीसी जनरेटर इज। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो डीसी जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, याद कर लो, गोल के पी जाओ। वो होता है P फाई जेड एन अपॉन में 60A। यहाँ पे जेड क्या है, कंडक्टर्स है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल है, एन क्या है, स्पीड है, ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। और ये पैरेलल पाथ किससे डिफाइन होते हैं, ये वेव वाइंडिंग या लैप वाइंडिंग से डिफाइन होते हैं। लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं नंबर ऑफ पोल के बराबर, यानी कि जितने ज्यादा पोल होंगे उतना ही पैरेलल पाथ होंगे। और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, वो रहते हैं 2। और दोस्तों वेव वाइंडिंग भी अलग अलग तरह की होती है, एक सिंपल वेव वाइंडिंग होती है, एक डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है, एक ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है। तो अलग अलग तरह की वेव वाइंडिंग होती है, तो उसके आधार पर यहाँ पे पैरेलल पाथ डिफाइन होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, P फाई जेड एन अपॉन में 60 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा जानित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है। विच टाइप ऑफ जनरेटर गिव्स अ कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट एट ऑल लोड। ए लेवल कंपाउंड जनरेटर, बी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एंड डी सीरीज जनरेटर। दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन भी कराया था वोल्टेज रेगुलेशन का। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज। दोस्तों लेवल कंपाउंड जनरेटर को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोला जाता है और इस केस में टर्मिनल वोल्टेज लोड के साथ ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर लोड में चेंजेस भी आ रहे हैं या लोड में वेरिएशन भी आ रहे हैं तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में वोल्टेज में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं बात करें हम ओवर कंपाउंड जनरेटर की, तो इस केस में क्या होता है, अगर हम लोड को चेंज करते हैं या लोड को इंक्रीज करते हैं तो इस केस में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अंडर कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड में कम होगा एज कम्पेयर टू नो लोड। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच टाइप ऑफ जनरेटर गिव अ कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट एट ऑल लोड। तो कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट कौन देता है, वो देता है लेवल कंपाउंड जनरेटर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी शंट मोटर इज यूज्ड। किस अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। ए इलेक्ट्रिकल ट्रैम और ट्रेन, बी ड्राइव विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एंड डी मशीन टूल ड्राइव। दोस्तों इलेक्ट्रिकल ट्रैम और ट्रेन के लिए हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हाई होता है और ये हैवी लोड को इनिशियली लिफ्ट करने में मदद करता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है क्योंकि इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा पुअर होती है, तो हम इसका इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बैटरी बूस्टर में करा जाता है और या फिर इसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च
पर्पस के लिए किया जाता है। मशीन टूल ड्राइव के लिए हम यूज करते हैं शंट मोटर का, क्योंकि शंट मोटर की जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कांस्टेंट रहती है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। तो इसी वजह से हम इसको मशीन टूल ड्राइव में यूज करते हैं। किस तरह की मशीन, जैसे कि लेथ मशीन, ब्लोअर, फैन, स्पीड लाइन शाफ्टिंग, तो इसमें हम डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है 500 वोल्ट पर 100 एम्पियर भार का वितरण करने वाली दीर्घ पश्व पथ मिश्र जनरेटर का क्रामर्स 0.15 ओम, 0.3 ओम तथा 200 ओम आर्मेचर श्रेणी क्षेत्र तथा पश्व पथ क्षेत्र प्रतिरोध है। आर्मेचर धारा कितनी होगी? अ लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर डिलीवरिंग अ लोड 100 एम्पियर एट 500 वोल्ट हैज आर्मेचर सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस एट 0.12 ओम, 0.03 ओम एंड 200 ओम रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द आर्मेचर करंट? दोस्तों लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के केस में आर्मेचर करंट क्या होता है? तो आर्मेचर करंट होता है दोस्तों इसमें IA इक्वल्स टू IL प्लस ISH। IL का मतलब यहाँ पे लोड करंट है और ISH का मतलब शंट करंट। अब हमें लोड करंट तो पता है कितना है, 100 एम्पियर, लेकिन शंट करंट हमें नहीं पता है, तो अभी हमें शंट करंट को फाइंड आउट करना होगा। तो शंट करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ISH इक्वल्स टू VSH अपॉन में RSH। तो हमें यहाँ तो शंट वोल्टेज पता हो और शंट रेजिस्टेंस पता हो, उससे भी हम शंट करंट को निकाल सकते हैं। तो हमें वोल्टेज तो पता है शंट का कितना है, 500 वोल्ट। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 500 वोल्ट और हमें शंट फील्ड रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 200 ओम। तो ये हो जाएगा 200 ओम। तो इससे हमारा शंट करंट निकल जाएगा दोस्तों, कितना निकल जाएगा? 2.5 एम्पियर। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, लोड करंट कितना है 100 एम्पियर और शंट करंट अभी हमने निकाला वो कितना है 2.5 एम्पियर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा? तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 2.5 एम्पियर यानी कि 102.5 एम्पियर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एक डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम है और क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध 100 ओम है। 100 आरपीएम के लिए विरोधी ईएमएफ स्थिरांक 9 वोल्ट है। डीसी सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है और यहाँ 1000 आरपीएम गति पर चलता है। डीसी सप्लाई धारा कितनी होगी? अ डीसी शंट मोटर आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 1 ohm and field coil resistance is 100 ohm. Back EMF constant is 9 volt for 100 RPM. The DC supply voltage is 100 volt and it is running with the speed of 1000 RPM. What is DC supply current? क्वेश्चन काफी लंबे से है, फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम का, फील्ड रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम का, मोटर की स्पीड दे रखी है 1000 RPM, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, बैक EMF यहाँ पे दे रखा है 9 वोल्ट फॉर 100 RPM। तो दोस्तों 1 RPM पे कितने वोल्टेज हो जाएगा? वो हो जाएगा 9 अपॉन में 100 विच इज इक्वल टू 0.09 वोल्ट पर RPM। तो यहाँ पे भी यही चीज लिखी है। तो बैक EMF को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो EB इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई N। K क्या था यहाँ पे? बैक EMF कांस्टेंट था, तो ये हो जाएगा बैक EMF कांस्टेंट 0.09 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 90 वोल्ट। अभी हमने पहले भी शंट फील्ड करंट निकाला था, कैसे निकाला था? ISH इक्वल्स टू VSH अपॉन में RSH। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है? 100 वोल्टेज है, तो 100 और RSH कितना है? वो भी 100 है। तो हमारा शंट करंट निकल के आ जाएगा 1 एम्पियर। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें आर्मेचर करंट को निकालना है। तो दोस्तों बैक EMF क्या होता है? EB इक्वल्स टू V माइनस IA RA। तो इससे हम आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं इजिली। तो वो क्या हो जाएगा? IA इक्वल्स टू V माइनस EB अपॉन में RA। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। IA इक्वल्स टू V माइनस EB अपॉन में RA। तो V कितना है यहाँ पे? 100 है, बैक EMF कितना है? 90 और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों यहाँ पे? ये है 1 ओम। तो IA कितना निकल के आएगा? 10 एम्पियर। अब टोटल सप्लाई करंट कितना हो जाएगा? सप्लाई करंट होता है दोस्तों आर्मेचर करंट प्लस शंट करंट। तो I हो जाएगा IA प्लस ISH। IA हमने निकाला है 10 एम्पियर और ISH हमने यहाँ पे निकाला था वो था 1 एम्पियर। तो टोटल करंट हो जाएगा दोस्तों 11 एम्पियर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 20 है वायु अंतराल में समान रूप से फ्लक्स का प्रसारण करने के लिए डीसी जनरेटर के किस एक भाग का प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज्ड इन डीसी जनरेटर टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली? ए पोल शू, बी आर्मेचर कोर, सी कम्यूटेटर एंड डी पोल कोर। दोस्तों डीसी जनरेटर में या डीसी मशीन में पोल कोर का मेन काम है
है फील्ड वाइंडिंग को कैरी करना और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। और नेक्स्ट आता है पोल शू। डीसी जनरेटर में पोल शू क्या है, ये पोल कोर का एक एक्सटेंशन है। ये हमारा मेन पोल कोर हो गया दोस्तों, ये है हमारा मेन पोल कोर और इसका एक्सटेंशन जिसे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये क्या है, ये पोल कोर का एक्सटेंशन है। तो पोल कोर का मेन काम क्या है, फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना। क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है तो ये फ्लक्स को ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है टूवर्ड्स दी आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर की तरफ फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। और जितना ज्यादा यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा एक मोटर में, उतना ही एफिशिएंट डीसी मोटर वोल्टेज जनरेट करेगी। तो पोल शू का मेन काम क्या है, एक तो ये फील्ड कॉइल को सपोर्ट करता है, दूसरा ये फ्लक्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और तीसरा ये मैग्नेटिक रिलक्टेंस को कम करता है। मैग्नेटिक रिलक्टेंस यानी कि मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। तो जितना कम मैग्नेटिक रिलक्टेंस पाथ होगा तो उतनी प्रॉपर तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आर्मेचर तक पहुंच पाएगा, और फिर जब आर्मेचर रोटेट करेगी तो एएमएफ अच्छे से इंड्यूस होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोल शू। दोस्तों अभी हमने और 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।